हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करते हैं 3-4 रिजल्ट्स की और जो भी कॉन कॉल हाईलाइट्स है उसकी जल्दी से बात करते हैं। एंड यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है आई विल बी टेलिंग दोज, एंड जो भी चीज़ें अवॉइड मैं कर रहा हूँ आई विल टेलिंग दैट एज वेल। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसएम फॉइल्स की। सो जीएसएम फॉइल के रिजल्ट्स आर आउट एंड है ना द थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर देम, है ना। 86% से आपकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। आपके एबिटा मार्जिन जो पिछले क्वार्टर है ना 11.5% के आसपास डिप हो गए थे बिकॉज मार्जिन प्रेशर्स थे बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस, और जो इतना फास्ट एस्केलेशन हुआ तो आपको कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब करना पड़ा था एंड बाकी आपने पास ऑन कर दिया था। थोड़ी सी आपकी जो रिसीवेबल्स की साइकिल थी वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी बिकॉज आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ा था। तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर टाइम में आपने अपने क्लाइंट्स की हेल्प करी एंड है ना एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी कि आपका जो बिजनेस इकोसिस्टम है उसमें आप कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करो। सो ऑब्वियसली वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें करी। आपने एबिटा मार्जिन्स में जो है प्रेशर था एंड आपकी अहमदाबाद की भी कैपेसिटी नहीं थी, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह भी नहीं था बिकॉज उसका जो ट्रैक था वॉज बीइंग एब्जॉर्ब बाय ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम दी मुंबई प्लांट। सो ठीक है, वहाँ पे आपने ये मार्जिन्स का थोड़ा सा हिट लिया, बट अब आपके जो है Q1 में आपकी जो ये मार्जिन्स है वो रिकवर कर गए हैं एंड ना 12% के आसपास एबिटा मार्जिन ऑलरेडी आ चुके हैं बिकॉज आपका एक तो मुंबई प्लांट से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और ये जो अहमदाबाद वाला जो प्लांट है उसकी भी जो है कैपेसिटी रैंप अप इज गोइंग ऑन, है ना। आप 35% पे ऑलरेडी आ चुके हो फॉर दी अहमदाबाद प्लांट। सो वो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिल रहा है एंड उसकी वजह से आप जो भी मार्जिन का प्रेशर है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लोगे। अब आपके जो है एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो है आर सॉफ्टनिंग एंड ऑब्वियसली आपके पास कुछ थोड़ी बहुत जो भी इन्वेंट्री होगी उसमें आपको कुछ जो है लॉसेस हो सकते हैं, बट आपका ये जो भी मार्जिन प्रेशर आएगा दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द ऑपरेटिंग लेवरेज इन द बिजनेस। अब थोड़ी सी अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, सो दे आर इनटू योर पैकेजिंग मटेरियल फॉर फार्मा। तो आपकी जो भी मेडिकल स्ट्रिप्स आती है ना, मेडिकल्स का जो भी आपकी ये कैप्सूल के पैकेट्स आते हैं, तो ये जो पूरी एल्यूमिनियम की जो पैकेजिंग है ऑन दी मेडिकल स्ट्रिप, बैक में जो भी मेडिकल स्ट्रिप के पीछे जो एल्यूमिनियम कॉइल लगती है और आपकी जो ये कैप्सूल के पैकेट्स आते हैं एल्यूमिनियम के जिसमें अपन जो है पॉप करते हैं वो कैप्सूल बाहर आता है, तो ये पूरा जो है पैकेजिंग सेगमेंट है इनके पास दो चीज़ें। एंड ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, फॉइल लाते हैं उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग, और उसके ऊपर प्रिंट करते हैं एंड बेच देते हैं। तो ऑब्वियसली 10-12% का मार्जिन इस पर बना लेते हैं एंड दिस सेल। और मेजरली इनका जो बिजनेस है दैट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट, है ना। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है सेल्स वगैरह होगी बिकॉज ये एंटायर फार्मा इंडस्ट्री जो है वो क्रेडिट पे चलता है कि आप अगर क्रेडिट दे रहे हो तो आपसे लोग जो है इन्वेंट्री या माल खरीदेंगे, एज सिंपल रहता है। तो ऑब्वियसली इनकी जो है 45 to 60 डेज की वर्किंग कैपिटल है जहाँ पे आपको क्रेडिट लगाना पड़ता है, कुछ इन्वेंट्री में पैसा रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आपकी जो है वर्किंग कैपिटल हमेशा स्ट्रेच दिखेगी और आपके जो है रिसीवेबल्स है अगर इन केस कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको वो भी स्ट्रेच दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके Q4 में जब आपकी ये सब प्रॉब्लम्स हुई थी तो पैसा ही नहीं था लोगों के पास, इतना ज़्यादा आपका शिपमेंट्स वगैरह स्टक थी एंड ऑब्वियसली आपका कंजम्पशन वॉज डाउन। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी क्रेडिट जो है आपने जो कस्टमर्स को दे रखी थी वो स्ट्रेच्ड हो गई ना, आपके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बट ऑब्वियसली दैट हैज़ नाउ नॉर्मलाइज्ड एंड थिंग्स आर गोइंग वेल, है ना। 70 करोड़ के आसपास अब इनके पास रिसीवेबल्स है। अब अगर मैं बात करूँ टेल विंड्स की, तो सबसे पहले तो फार्मा की कैपेसिटीज़ आ रही है बहुत सारी, सो वो आपका टेल विंड है। दूसरा आपका जो है क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है पूरा फार्मा पैकेजिंग, जहाँ पे फार्मा प्लेयर्स आर डिमांडिंग मोर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड ऑब्वियसली आपकी रेगुलेशंस अप्रूवल्स वगैरह आ चुके हैं, कंप्लाइंसेस कॉस्ट बढ़ चुकी है एंड आपका अब जो है ये जो BIS सर्टिफिकेशंस वगैरह है दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर दीज फार्मा पैकेजिंग प्लेयर्स। एंड आपकी थोड़ी सी कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ेगी गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज आपको ये सर्टिफिकेशन अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ेंगे, बट दैट इज़ वेरी पॉजिटिव बिकॉज दीज ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लाइक GSM विल बी गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज आप जो है अगर आपके यहाँ सर्टिफिकेशंस है तो यू विल बी एबल टू गेट बेटर टर्म्स, है ना। आपकी क्रेडिट साइकिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज आपके पास ये अप्रूवल्स वगैरह है, तो आप वो एक ब्रांड पावर को कमांड कर पाओगे विद रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड सर्टिफिकेशंस। सो दैट वॉज ऑन द एंटायर टेलमेंट। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे फार्मा ग्रो करेगा वैसे वैसे GSM फॉइल विल बी ग्रोइंग बिकॉज इनके जो मेजर क्लाइंटेल्स हैं
वो आपके छोटे कस्टमर्स हैं जो अभी स्केल अप कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली उनके साथ दे विल बी ग्रोइंग, एंड जैसे जैसे इनको जो है स्केल मिलता रहेगा वैसे वैसे इनकी ब्रांड पावर बढ़ती रहेगी। जो मैंने पहले भी बोला है कि अभी इनके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर इनका बेस छोटा था तो ये देवर नॉट है ना, इनको अगर फॉर एग्जांपल फॉइल्स लेना है तो इनको एडवांस पेमेंट देना, उसके बाद इनको जो है वो इन्वेंट्री मिलेगी। लेकिन अब जैसे जैसे स्केल इनका बढ़ता जा रहा है ना, 200 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 700 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 1000 करोड़, तो वैसे वैसे इनके जो वेंडर्स है, जो सप्लायर्स है, वहाँ पे इनको जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर मिलना चालू होगी ऑफ नेगोशिएशंस, कि आप जो है अच्छे से निगोशिएट कर पाओगे, आप अच्छे से उनसे भी आप क्रेडिट ले पाओगे, जो अभी विजिबल भी है कि आपको भी है ना सामने से क्रेडिट मिल रहा है। सो ऑब्वियसली आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, और ये होगा जैसे जैसे आपकी ब्रांड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको नेगोशिएशंस पावर आपकी इंप्रूव होगी। आप गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो क्लाइंट्स है उनमें भी आप जो है क्रेडिट की जो आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा, बिकॉज आपको वो एक नेगोशिएटिंग पावर मिल रही है विद स्केल। सो दैट इज़ देयर। अब थोड़ी सी बिजनेस ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। सो अहमदाबाद की जो कैपेसिटी दैट इज़ ऑपरेटिंग एट 35% की यूटिलाइजेशन पे, 6-7 करोड़ का मंथली रन रेट है, एंड दे आर टारगेटिंग टू हैव अराउंड 80% का यूटिलाइजेशन बाय मार्च एंड आपका जो है ये आपका यूटिलाइजेशन पहुंचेगा कुछ 25 से 28 करोड़ के आसपास, है ना, मंथली रन रेट के आसपास। और आपका जो है मुंबई प्लांट है दैट इज़ ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट 80% का यूटिलाइजेशन एट 28 to 30 करोड़ का मंथली रन रेट। ठीक है। अब गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आपका ये यूटिलाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूँ अगर नई केपेक्स की, सो इनके 2 प्लांट्स अभी इन्होंने कुछ एक्विजिशंस वगैरह किए हैं। तो सबसे पहले तो एक थर्ड प्लांट की बात करते हैं जो है आपका ROPP कैप्स, जो आपके सिरप्स के ऊपर जो एल्यूमिनियम का जो कैप लगता है, या फिर आपकी अल्कोहल बॉटल्स में जो एल्यूमिनियम का कैप लगता है, वो जो है ये अब नाउ प्रोडक्शन में जाने वाले हैं। इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है विद द कंपनी, एंड फॉर 5 to 6 months दे विल बी प्रोड्यूसिंग दोज कैप्स है ना ऑन बिहाफ ऑफ GSM फॉइल्स, एंड GSM फॉइल 5-6 महीने के बाद डिसाइड करेगा वेदर टू एक्वायर द कंपनी और नॉट, बिकॉज अभी उनको देखना है कि सिनर्जीज मैच करती कि नहीं, मार्जिन कैसा है, वर्किंग कैपिटल कैसी है, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो 18 से 20% का मार्जिन है इन दीज पर्टिकुलर ROPP कैप्स, बट आपकी वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी और स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है। अब इनका जो 4th प्लांट है दैट इज कमिंग फ्रॉम फॉर एक्सपोर्ट्स। तो इन्होंने कुछ प्लांट है वसाई है मुंबई में, वहाँ पे उन्होंने एक्विजिशन किया है जो एक्सपोर्ट्स करते थे। तो ऑब्वियसली वो जो सारा एक्सपोर्ट्स है उसके लिए आपको रेगुलेटरी अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस वगैरह चाहिए थे। तो इनकी जो पूरी मशीनरी है वो रेगुलेटरी अप्रूव्ड है। तो इन्होंने ये वाली जो मशीन है उसको एक्वायर किया बिकॉज दे वर हैविंग सम ट्रबल एंड ऑल। तो ऑब्वियसली वो मशीनरी इन्होंने एक्वायर की एंड दे विल बी प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर फॉइल्स, एंड ये एक्सपोर्ट करने वाले। एक्सपोर्ट्स में आपके मार्जिन भी बेटर है। सो ऑब्वियसली अभी एक्सपोर्ट जो है वो थ्रू मर्चेंट करेंगे, एंड वहाँ पे भी आपकी 30 to 45 की वर्किंग कैपिटल लगेगी जहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जैसे जैसे ऑब्वियसली इनको एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ पे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ पे कौन सी कंपनीज है, उसके हिसाब से जो है दे विल बी डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग। तो अभी एक मर्चेंट के थ्रू दे विल बी एक्सपोर्टिंग। अब मैं बात करूँ आपका एक्सपोर्ट और ये ROPP दोनों हायर मार्जिन बिजनेस है। इस साल आपका जो ये ROPP का बिजनेस है दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 35 to 40 करोड़, 30 to 40 करोड़, एंड आपके यहाँ पे मार्जिन 18 से 20% है। और अगले साल के लिए दे आर टारगेटिंग 55 to 60 करोड़ का टॉप लाइन ग्रोथ, बिकॉज ऑब्वियसली ये आपका लोअर वॉल्यूम बिजनेस है, इतना हायर वॉल्यूम बिजनेस नहीं है। तो आपकी 50 से 60 करोड़ की जो टॉप लाइन है दैट विल बी अ पीक कैपेसिटी, एंड लेकिन मार्जिन आपके बेटर होंगे, है ना। एंड एक्सपोर्ट्स का तो अभी आर स्टार्टिंग, धीरे धीरे क्या अप्रूवल्स है, क्या रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग दे विल बी स्केलिंग। सो ये 4 कैपेसिटीज आर सफिशिएंट फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो FY 27 और 28 को ये आराम से कवर कर पाएगी, एंड उसके बाद ये पूरा रैंप अप हो जाएगा। उसके बाद दे विल बी डिसाइडिंग कि नया केपेक्स क्या डालना है। सो ऑब्वियसली ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंप्रूव कर रहे हैं, है ना, जिससे आपका ओवरऑल टैम बढ़ रहा है और साथ में डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन सेगमेंट, राइट। अब अगर मैं बात करूं इनका प्लान का, तो ऑब्वियसली 450 to 500 करोड़ का इस बार इनका टारगेट है विद 12% का EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल रहेंगे, है ना, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। फिर ROPP का सेगमेंट विल बी इंक्रीजिंग, तो 12% का सस्टेनेबल मार्जिन रहेगा।
दूसरा अगर मैं बात करूं इनका 450 टू 500 करोड़ की टॉप लाइन ग्रोथ की, तो ऑब्वियसली गाइडेंस हैव बीन इम्प्रूव है ना। पिछले क्वार्टर इनकी अगर मैं बात करूं तो ये 420 टू 450 करोड़ का टारगेट था, तो अब 450 टू 500 करोड़ का टारगेट हो गया, वो भी कंजर्वेटिव में, तो इससे भी ओवर अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी पॉजिटिव, गाइडेंस बढ़ गई है ना। मार्जिन विल बी सस्टेनेबल, और अगले साल के लिए FY28 के लिए दे आर टारगेटिंग अराउंड 750 टू 800 करोड़ का टॉप लाइन ग्रोथ विद इम्प्रूव मार्जिन, बिकॉज एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट हो जाएगा और ROPP का भी कॉन्ट्रीब्यूशन विद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, तो मार्जिन और बेटर हो जाएंगे। तो ये 60-70% के आसपास का आपको ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है फॉर द नेक्स्ट 2 years विद मार्जिन इंप्रूवमेंट, एंड दे आर diversifying in exports and also into higher margin products. So obviously मेरे को तो obviously business अच्छा लगता है, से only monitorable is your receivables, क्योंकि यहाँ पे आपकी working capital churn करके ही आपका business चलेगा। क्योंकि अगर आप receivables को जो है रिसीव नहीं कर पाए या कुछ डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी रिसीवेबल्स को अच्छे से चर्न कर पाते हो, है ना, और अच्छे से वर्किंग साइकिल को घुमा पाते हो, तभी आप बिजनेस को सस्टेनेबली ग्रो कर पाओगे। और ऑब्वियसली इनको जो है अभी 2 सालों के लिए कोई वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं, बिकॉज कुछ तो आप ये डेट लोगे एंड बैंक से, और कुछ आप जो है आपके इंटरनल अक्रूवल से आएगा। सो ऑब्वियसली कोई आपको इतना बड़ा केपेक्स नहीं करना, साथ में आपको कोई इतनी बड़ी इक्विटी नहीं चाहिए। आपने QIP वगैरह किया था, सो आपके पास फंड्स आर सफिशिएंट। बस मॉनिटरेबल ये रहेगा कि रिसीवेबल्स आपके ज़्यादा ग्रो नहीं करने चाहिए। यू शुड बी एबल टू चर्न इट वेल, है ना। आपकी जो भी रेवेन्यू ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले क्वार्टर उसको ट्रैक करना है कि जो मैनेजमेंट ने बोला था कि आपके रिसीवेबल्स क्या है, वो आपको ट्रैक करना है कि रिसीवेबल कम हुए कि बढ़े, है ना। और मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उसके अकॉर्डिंग वो मूव हो रहे हैं कि नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे को तो बिजनेस अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फार्मा इज़ अ गुड प्ले, तो पूरा फार्मा का प्रॉक्सी इज GSM फॉइल्स, एंड ऑब्वियसली मैं फार्मा ट्रैक नहीं करता बिकॉज वो सब केमिकल्स एंड ऑल मेरे को समझ आता नहीं। सो दैट इज़ देयर। सो मेरे को अगर पूरा प्रॉक्सी खेलना है तो GSM फॉइल इज़ वन जहाँ से मैं खेल सकता हूँ। अब मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट कंपनी की, दैट इज टिप्स म्यूजिक। तो टिप्स म्यूजिक आपका क्या करता है, सबसे पहले तो टिप्स म्यूजिक इज अ म्यूजिक लेबल कंपनी। सो ये क्या करते हैं, जो भी आपके सॉन्ग्स बनते हैं ना आपके, वेदर इट्स नॉन फिल्म सॉन्ग्स और आपके बॉलीवुड सॉन्ग्स और फिल्म सॉन्ग्स, है ना, या फिर आपके कोई लोकल सॉन्ग्स है, तो जो भी बनते हैं उनको आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो, उसको आप अपना एसेट बनाते हो, उसकी IPF अपने बुक्स पे लेते हो, एंड ऑब्वियसली जो भी आपकी जो म्यूज़िक है जो आपने एक्वायर किया है, एंड इसका जहाँ पे भी यूसेज होगा, वेदर कोई आर्टिस्ट इसको परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ से जो आपके राइट्स है उसका पैसा आपको मिलेगा। कोई फिल्म में वो यूज़ हो रहा है, वापस से रीयूज़ हो रहा है, तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। फिर स्पॉटिफाई, जियो सावन पे अगर वो प्ले हो रहा है तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। सो यू आर कंटिन्यूसली मोनेटाइजिंग द कॉन्टेंट जो आपने एज एन एसेट बनाया था, ठीक है। तो आपका मेजर बिजनेस मॉडल क्या है कि आप क्वालिटी सॉन्ग्स को अच्छे रेट पे एक्वायर करोगे, उसका कॉस्ट जो है आप अपफ्रंट लोगे, और अगले 4-5 सालों में पहले तो उसको रिकवर करोगे, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी वो सॉन्ग मिच्योर होता है एंड उसका जो है लिसनिंग वगैरह इंक्रीज होती है, तो आप पैसा बनाना स्टार्ट करते हो उस पर्टिकुलर कॉन्टेंट पे। तो मेजर आपका यही है कि आपको क्वालिटी सॉन्ग्स एक्वायर करने हैं एट गुड प्राइसेस, एंड उसको मोनेटाइज करना है ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years या अगले 10, 15, 20 सालों के लिए, है ना। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे क्या लगता है इन द पर्टिकुलर टिप्स का, कि इन्होंने जो है कैपिंग कर दी है 25 से 30% की, कि ये हमारा कंटेंट कॉस्ट होगा। बिकॉज ये क्या कर रहे हैं कि आपका जितना भी कंटेंट का कॉस्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर 40 करोड़ का इन्होंने सॉन्ग एक्विजिशन किया, तो डायरेक्टली ये PNL में बुक कर देते Q1 में, जब इन्होंने वो पर्टिकुलर सॉन्ग को एक्वायर किया, तो वो डायरेक्टली आपका जो भी एक्सपेंस है वो डायरेक्टली आपके PNL में हिट होता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। सो यही रीज़न था कि अभी आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी इम्पैक्ट हुआ है बॉटम लाइन में, दैट इज़ बिकॉज कि आपका जो डायरेक्टली जो एक्विजिशन कॉस्ट था वो आपका 100% से इंक्रीज होके डायरेक्टली PNL में आया और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट कर दिया, राइट। लेकिन दैट इज़ नॉट अ बैड साइन एट ऑल, बिकॉज आप अगर सॉन्ग एक्विजिशन ही नहीं करोगे तो गोइंग फॉरवर्ड आपकी ग्रोथ कहाँ से आएगी। सो आपकी अगर मैं डाइवर्सिफाई करूँ ग्रोथ को, सो 85% ऑफ द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम योर ओल्डर सॉन्ग, जो आपकी लेगेसी बुक है, जो आपके 30 साल पुराने गाने, वहाँ से आपका 85% रेवेन्यू आ रहा है, और सिर्फ आपका 15% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द सॉन्ग जो आपने पिछले 3 सालों में एक्वायर किए। तो मैंने जो पिछले 30 सालों में जो सॉन्ग्स एक्वायर किए इन द लास्ट 27-28 ईयर्स,
वो मुझे आज बेनिफिट दे रहे हैं, और जो नए सॉन्ग्स मैं एक्वायर करूँगा वो मुझे आगे जाके बेनिफिट देंगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो कैश होगा वो मेरे को गोइंग फॉरवर्ड मिलेगा। सो आज अगर मैं सॉन्ग का एक्विजिशन नहीं करूँगा तो मेरे को आगे चल के भी कोई ग्रोथ आने वाली नहीं है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम मैनेजमेंट इज कि आपकी जो कैशबैक और बायबैक्स और डिविडेंड्स की बातें कर रहे हो, इसके बजाय आप बात करो कि जो भी कैश हमारे पास है उससे हम सॉन्ग एक्विजिशन करेंगे। और जो 25 to 30% का कैप है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट मेरे को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आपका क्या है, ये जो भी सॉन्ग का बिजनेस है दैट इज़ वेरी पैची, है ना। कभी आपके सॉन्ग्स आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी मूवीज़ अच्छी आ रही, कभी मूवीज़ अच्छी नहीं आ रही। तो आपका काम क्या है, क्वालिटी सॉन्ग्स को एक्वायर करना जब भी वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज हमने 25-30% का ही करेंगे, अगले 5 साल मूवी कोई नहीं आई तो हम एक्विजिशन नहीं करेंगे। दैट इज़ नॉट द केस। जिस टाइम जो सॉन्ग्स आ रहे हैं उसको एक्वायर करना इज़ योर ड्यूटी, राइट। अगले 2-3 साल नहीं आए, पिछले ऐसा 2-3 साल यही हुआ है कि आपके पिछले 2-3 साल मूवीज़ ही अच्छी नहीं, आपका पूरा बॉलीवुड ही के सॉन्ग्स ही नहीं आ रहे थे अच्छे। सो यू आर नॉट एबल टू एक्वायर गुड सॉन्ग्स। सो और इस साल आपके अच्छे सॉन्ग्स लाइंड अप है, तो आप कह रहे हो कि हमारा 25 से 30% का कैप है। सो दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट। मेरे को चाहिए कि अगर अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं तो आप 40-50% भी ले जाओ। हाँ, 1 साल की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे अगले 4-5 सालों की विजिबिलिटी मिल जाएगी। आज अगर मैं एक्वायर नहीं करूँगा तो अगले 10 सालों की ग्रोथ मेरी चली जाएगी। और दूसरा पॉइंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैनेजमेंट ने बताया था, कि ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग्स का जो बिजनेस है आजकल इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया की एज में होता क्या है ना, जो एल्गोज होती है, या फॉर एग्जांपल कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में कैसे कैसे गाने वायरल हो रहे थे, जाने मेरी जाने मन। तो ये अगर सॉन्ग्स अगर आपके वायरल हो सकते हैं, सो आपको चाहिए कि आप आपके पास एक बड़ी लाइब्रेरी ऑफ सॉन्ग्स है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हिट डज नॉट डिपेंड कि आपने कौन सी क्वालिटी के सॉन्ग्स एक्वायर किए। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स है। तो आप अच्छी क्वालिटी के ज़्यादा गाने एक्वायर करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी विल इंप्रूव कि गोइंग फॉरवर्ड कोई गाना वायरल हो रहा है कि नहीं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ सॉन्ग्स, क्वालिटी सॉन्ग्स को एक्वायर करो, बिकॉज वो आपके डीएनए में है ना। अच्छे गाने एक्वायर करना आपके डीएनए में है, तो आप अच्छे गाने विद अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स ऐड करोगे तो गोइंग फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वायरल सॉन्ग्स जो भी होंगे या जिन पे रील्स बनेगी, जिन पे कंटेंट बनेगा, उसको आप मोनेटाइज कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपने एक्वायर सॉन्ग नहीं किए तो गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं है, पहला। फिर दूसरा पॉइंट मुझे क्या इनका खराब लगता है कि इन्होंने पिछली बार Q3 या Q4 में अपनी गाइडेंस को 30% के आसपास किया था, कि वी विल बी, पिछले साल की गाइडेंस है कि हम 30% से ग्रो करेंगे, बिकॉज आपका ये सब्सक्रिप्शन मॉडल इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, है ना। स्पॉटिफाई, फिर जियो सावन, सो दीज प्लेयर्स आर मोनेटाइजिंग दी एंटायर लिसनिंग एक्सपीरियंस। तो वहाँ से जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन से रेवेन्यू इंक्रीज होता है ना, फॉर दीज स्पॉटिफाई एंड जियो सावन के प्लेयर्स के लिए, सो म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन इंप्रूव होते हैं, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डायरेक्टली जो है इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज पे आउट डिपेंड्स ऑन वेदर द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू और इट इज कमिंग फ्रॉम योर सब्सक्रिप्शन। तो ग्लोबली 50% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, एंड इंडिया में इसे 15% के आसपास है। तो जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, है ना, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेयर्स आर टारगेटिंग अ सब्सक्रिप्शन बेस फ्रॉम 1.5 करोड़ to 15 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years। सो आपका पूल कितना बढ़ने वाला है, अभी सिर्फ 700-800 करोड़ इज कमिंग फ्रॉम योर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, और ये आपका बेस 7 से 8 हज़ार करोड़ हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड अगले 5 से 7 सालों में। ऑब्वियसली इसका 50% जो भी आपका 15,000 करोड़ तो आपका म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेयर्स बनाएंगे, और 7 से 8 हज़ार करोड़ म्यूजिक लेबल्स को आएगा। सो ऑब्वियसली ये देख रहे हो आप कितनी बड़ी ग्रोथ की जर्नी बची हुई है। लेकिन ये ग्रोथ कब आएगी, जब आपके पास अच्छे गाने होंगे इन अ गुड नंबर्स। अगर नंबर्स नहीं हुए तो आपका कुछ भी वायरल हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन दीज पर्टिकुलर एल्गोस कि क्या कौन सा गाना वायरल कर दें। सो आई वांट कि आप गोइंग फॉरवर्ड अपनी जो है पेस ऑफ सॉन्ग एक्विजिशन को इंक्रीज करें। जो आपका ये 90% का इंक्रीज हुआ अभी कंटेंट कॉस्ट में, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई है। ये है कि आपकी जो है सॉन्ग एक्विजिशन की स्प्री बढ़ गई है बस, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फ्रॉम टिप्स म्यूजिक। भली शेयर प्राइस कुछ भी हो अप डाउन, लेकिन अगर आप यही मेंटेन करते हो कि आपने पिछले साल मेरे ख्याल से कुछ 60 करोड़ का सॉन्ग एक्विजिशन किया, इस साल आप बात करो कि हम 90 से 100 करोड़ के बीच में जो है एक्विजिशन करेंगे, सो दैट इज़ अ ग्रोथ ऑफ 65 to 70% in terms of your acquisition cost।
सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि आपकी टॉप लाइन थोड़ी सी हिट हो गई या नहीं। सो या एंड बट ऑब्वियसली आपका मेजर फोकस ऑन मैनेजमेंट इज़ टू हैव दैट डिविडेंड्स एंड बायबैक, सो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कंपनी से पहले ही एग्जिट कर गया था जब इनकी गाइडेंस वगैरह रिड्यूस हुई थी। और सबसे बड़ा मैटर ये था कि आपकी एक्विजिशन की स्प्री जो थी दैट वॉज वेरी वेरी वीक, सो इसलिए मैं एग्जिट कर गया था। एंड अभी भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट ये जो आपका, अगर मैं बात करूँ, ये जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुई है और इसके जो नंबर्स आए, दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज आपका कंटेंट कॉस्ट बढ़ गया है, एंड कंटेंट कॉस्ट बढ़ गया है तो आप फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार भाई पूरी वायर एंड केबल में इतनी बड़ी टेलमेंट मिल रही है आपकी 25-30% से, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो मेरा बजट है 25 से 30% में इतना ही केपेक्स लगाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं केपेक्स नहीं लगाऊंगा। भाई 25 से 30% इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आप बहुत रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर, तो आपको तो अपनी कैपेसिटी डबल करनी चाहिए कि मैं 25-30% से ग्रो करूंगा। सो आई लाइक कि जो प्लेयर्स बहुत अग्रेसिवली केपेक्स ऐड किए जा रहे हैं, उनको यूटिलाइज किए जा रहे हैं, ब्रांडिंग मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं, आई नीड दोज प्लेयर्स। मुझे ये छोटी मोटी ग्रोथ के प्लेयर्स नहीं चाहिए, है ना। सो दैट इज़ देयर, इसलिए मुझे पसंद नहीं है, बट इट्स अ गुड कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कैश जनरेटिंग का हुआ है ना। आपका एक बार एसेट आपने मोनेटाइज कर लिया तो ऑब्वियसली वो आपको 20-25 साल तक पैसा कमा के देगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना, ऑफ टिप्स, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। सो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, सो दैट इज टीवीएस मोटर्स। सो ऑब्वियसली टीवीएस के नंबर्स आर गुड, है ना। 28% की आपकी वॉल्यूम ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 33% आपकी ग्रोथ हुई है इंटरनेशनल बिजनेस में। ईवी हैज़ ग्रोन बाय 86%। आपका 3 व्हीलर का पोर्टफोलियो हैज़ ग्रोन बाय अराउंड 48%। तो सारे नंबर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ह्यूज बेस इज वेरी इंप्रेसिव, है ना। और ऑब्वियसली व्हाट मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि हम ईवी में और ग्रोथ करेंगे, हम इंटरनेशनल में और बेटर ग्रोथ कर सकते हैं। सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स, सो ऑब्वियसली दीज ऑल थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव कि आप और ज़्यादा ग्रो करने की बातें कर रहे हो। आपका ईवी पोर्टफोलियो, योर iQube एंड X आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एंड यू नो व्हाट मैनेजमेंट टोल्ड कि आपका जो ईवी है नाउ कॉमन मैन हैज स्टार्टेड बाइंग, तो आपका आम आदमी ने अब खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली जब मास मार्केट घुसता है एक पर्टिकुलर चीज़ में और अडॉप्शन होता है तो वहाँ से एक्सपोनेंशियल वेल्थ बनती है। तो ईवी का पेनिट्रेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम सिर्फ 10.6% है इन दी ओवरऑल स्कूटर्स एंड थिंग्स। सो ऑब्वियसली वी नीड टू सी कि आपका कौन सा प्लेयर है जो ईवी की रेस में जो है डोमिनेट करता है। सो दे आर डोमिनेटिंग एंड दिस इज वन गुड थिंग। अगर मैं बात करूँ आपका ईवी पोर्टफोलियो का ऑफ 3 व्हीलर, सो दैट उसका भी पेनिट्रेशन 40% के आसपास हो गया है। सो ऑब्वियसली ग्रोथ इज इमेंस इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एज वेल, एंड ये स्टार्ट हुई है वापस से। अभी थोड़े टाइम के लिए ये मॉडरेट हो गई थी, बट गोइंग फॉरवर्ड वापस से इंप्रूव होगी। सो ये अपना कैपेसिटीज वगैरह एनहांस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में दे वांट टू ग्रो एट अ मच फास्टर पेस। एक्सपोर्ट्स के लिए उन्होंने अपना जो प्रीमियम पोर्टफोलियो, दैट इज़ योर अपाचे, नॉर्टन, रॉनिन, तो ये पोर्टफोलियो दे विल बी पुशिंग इन योर इंटरनेशनल मार्केट्स। लैटम में इन्होंने एंट्री करी, आपका जो यूएस रीजन है वहाँ पे इन्होंने एंट्री स्टार्ट करी है अपनी, एंड दे विल बी फोकसिंग विद अ प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ओवर देयर। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। आपका जो एक नॉर्टन सीरीज करके इनका जो है नया प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च, तो ये आपका ब्रिटिश डिज़ाइन वगैरह के ऊपर बेस्ड है, एंड इट्स अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट, है ना। आप सुपर प्रीमियम बोल सकते हो, लग्जरी प्रोडक्ट। सो एक बार आप नॉर्टन की वेबसाइट ज़रूर विजिट करना कि आपका क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्या डिज़ाइंस वगैरह है। सो दैट इज़ देयर। ऑब्वियसली पहले ये एक्सपोर्ट्स में स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया में भी अपने जो है स्टोर्स ऐड करेंगे, वेदर इट्स स्टैंड अलोन स्टोर्स या फिर आपके MBOs के थ्रू। सो ऑब्वियसली इट विल बी अ प्रीमियम पोर्टफोलियो फॉर देम। सो यही बात थी आपकी एक्सपोर्ट्स की। अब मैं अगर बात करूँ इंडस्ट्री ग्रोथ की, तो ऑब्वियसली 13% से इंडस्ट्री ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर, एंड आपने ग्रो किए अपने वॉल्यूम्स 28%। तो ऑब्वियसली आप इतने बड़े बेस पे भी अगर इंडस्ट्री को 2x से बीट कर पा रहे हो, सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, है ना। टेक्नोलॉजी पे आपका फोकस है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली एथर ईवी में आपका सबसे बड़ा प्लेयर है जो टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड है। ओला था बिकॉज ऑफ सर्विस चैलेंजेस, दैट हैज़ गॉन, बट आपका जो है TVS ये भी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एंड आपका जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया दैट Q2 विल बी मच बेटर दैन Q1। सो आपकी ग्रोथ रेट में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है फॉर Q2 एज वेल। सो मेरे को ये जो है आपके पूरे टोटल 2 व्हीलर स्पेस और
के स्पेस में, आइस वर्सेस ईवी में, टीवीएस भी अच्छा लगता है बिकॉज ऑब्वियसली इतने बड़े बेस पे आप 30-35% के आसपास की ग्रोथ दे रहे हो विद सस्टेन्ड बेसिस. सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड द कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. कैपेसिटीज ऐड कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है. ये जो भी आपके रॉ मटेरियल में प्राइस हाइक हुए और दूसरा आपके जो भी चीज़ें थी रॉ मटेरियल के रिलेटेड, तो ऑब्वियसली उनको इन्होंने कैसे कैटर किया. सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इन्होंने प्राइस हाइक लिए और दूसरा आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी से है. सो ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उससे आप जो है कॉस्ट को भी एब्जॉर्ब कर पा रहे हो कि आपका जो कंज्यूमर उसको ज़्यादा कॉस्ट पास ऑन ना हो, जिसकी वजह से आपकी डिमांड रिड्यूस हो जाए. सो ओवरऑल ऑल थिंग्स अगर मैं बात करूँ तो टीवीएस ऑल्सो गुड बेट, बट वो वैल्यूएशन का कंफर्ट इज नॉट देयर बिकॉज ये प्रूवन प्लेयर है एंड जब ये प्रूवन हो गया है तो ऑब्वियसली मार्केट इज असाइनिंग देम अ हायर पी. सो या दैट इज देयर बट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, राइट. सो यही अपडेट्स थे कुछ, है ना, कुछ अपडेट्स और बचे. सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ. टिल देन बाय एंड टेक केयर.